हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। अब तक यहां से इस सीरीज के 19 एपिसोड आप तक पहुंचाए जा चुके हैं और हर एपिसोड में जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ था, हर एपिसोड के 15 क्वेश्चन के पीछे जितने भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स थे उसे मैंने विस्तार से आपके सामने रखा और समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स आपके पास आपने नोट डाउन किए होंगे और अब आपके पास एक पर्याप्त संख्या में ग्रामेटिकल नॉर्म्स और जो पॉइंट्स मैंने बताए वो जमा हो गए होंगे। अब जब आप कोई नया सेट बनाते हैं, चाहे वो यहां के हों या किसी भी जगह पर प्रैक्टिस सेट लगाने के दौरान या प्रैक्टिस करने के दौरान जब एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे, तो वो जो इकट्ठा हुए पॉइंट्स हैं, ग्रामेटिकल नॉर्म्स हैं, वो आपकी मदद करने के लिए आपके मन में जरूर आता होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। मैं यहां पर आज आपका थोड़ा सा समय लूंगा और फिर उसके बाद हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आप लोग रह रहकर एक अघोषित छुट्टी मनाते हैं, ये आपकी करियर की छुट्टी करने के लिए सक्षम है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी रास्ते पर अगर आप लगातार चलते हैं तो ही आप मंजिल आसानी से पा सकते हैं। अगर आप रुक रुक कर चलते हैं तो आपकी उम्र बीत जाएगी, मंजिल करीब नहीं आएगी। ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपका टॉर्च बियरर हूं, आपका मेंटोर हूं, आपका मार्गदर्शक हूं। मैं आपकी अच्छाई के लिए ये बातें आपसे कहता हूं, आपको कोशिश करता हूं कि सही रास्ते पर रहें और अपनी स्पीड को बनाए रखें, क्योंकि रेगुलर रहना जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर है। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि आप सोचिए कि जिस तरीके से आप भोजन करते हैं और जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, मैं यहां पर आपको एक प्रयोग करने के लिए कहता हूं कि जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं उसी रूटीन से आप एक सप्ताह खाना खाकर देखिए, और अगर आप स्वस्थ रह जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई हेल्दी है और मैं आपको यह लिख कर दे सकता हूं कि आपका रिजल्ट जरूर होगा। लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं उस तरीके से अगर 7 दिन खाना खाते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं तो यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। ये मैं आपके लिए बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार भोजन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है, उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलता है, उसी तरह से नियमित पढ़ाई से हमारे मन, मस्तिष्क, दिमाग और हमारी चेतना को शक्ति मिलती है और वो ज्यादा तेजी से काम करने में सक्षम हो पाता है। तो इसीलिए अगर आप 7 दिन मन लगाकर पढ़ते हैं और 2 दिन का एक बेमतलब का ब्रेक ले लेते हैं तो वो 7 दिन का पढ़ा हुआ बर्बाद हो जाएगा और ठीक आपकी स्थिति उसी घोंगे की तरह होगी जो दिन में 3 मीटर चढ़ता है और रात में 2 मीटर फिसल जाता है और आपकी दूरी घटती हुई महसूस नहीं होगी। बाकी आप बहुत समझदार हैं, मैं यहां पर ज्यादा आपको नहीं कहना चाहूंगा। मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं सेट 20 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेट 20 में दिए गए सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, उसे सॉल्व कीजिए, फिर मेरे साथ आइए, देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए वो गलत हो गया और गलत हुआ तो उसकी वजह क्या थी। क्योंकि मैं बार बार आपसे ये कहता हूं और ये जरूरी है कि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आंसर लिखकर बाद में करने की प्रवृत्ति आपको कभी भी एरर स्पॉटिंग नहीं सिखा पाएगी। तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 20 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 20 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा और एक एक करके हम उसके एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखेंगे, साथ ही आंसर भी बताएंगे, क्या ग्रामेटिकल नॉर्म्स वहां पर लगा हुआ है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। हम एक बात विशेष करके आपको यहां पर बता दें कि कोई भी नॉर्म जो आप सोचते हैं और मेरे बताए गए नॉर्म से अगर वो मैच नहीं करता है, लिख करके नीचे सूचित जरूर करें। आपको अगर कंफ्यूजन होता है उसका निदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रह गया तो अगर उस पर पूछा गया सवाल आएगा तो आपसे गलती होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आज के सेशन में जो पहला सवाल है
चूंकि हम इससे पहले 200 क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आज का सवाल जो है वो है 289वां सवाल। देखा जाए, कह रहा है आर इक्विपमेंट्स। सबसे पहले तो यहां जो लिखा हुआ है इक्विपमेंट्स, आगे लिखा हुआ है गेट्स, दिस वन इज प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है। और आपको पता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं, एंड दिस वन इज सिंगुलर, क्योंकि हम वर्ब के साथ जब एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर में तब्दील हो जाता है। तो इसीलिए इसमें हम सुधार करेंगे और हो जाएगा गेट। ऐसा करने से आपको आंसर तो मिल गया, और इससे यह पता चला कि 89th का जो आंसर है वो है ए, क्योंकि ए वाले हिस्से में गड़बड़ी है। यहां पर एक और बात मैं आपके साथ यहां ऐड करूंगा इसमें, कि उसके बाद लिखा हुआ है डैमेज। और देखिए कि वर्ब को जब हम यूज करते हैं, चूंकि यहां पर ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है कि कह रहा है आर इक्विपमेंट्स गेट। अब ये जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ तो अब उसके आगे जो आएगा उसको हम वर्ब के फॉर्मेट में नहीं रख सकते हैं। उसे हमें जो है टेंस के फॉर्मेट या वॉइस के फॉर्मेट, जहां पर हम वर्ब के फॉर्म को रखते हैं जिसमें कि यह बताता है कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है या ऑब्जेक्ट पर वो काम होता है, तो हम उस तरीके से उसको रख नहीं सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे हमें नॉन फाइनाइट में चेंज करना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा? या तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल रखेंगे या पास्ट पार्टिसिपल रखेंगे। इस तरीके से इसका प्रयोग जो है वो गलत हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे डैमेज्ड। तब जो मेरा बचेगा हिस्सा जो बनेगा वहां पर कि आर इक्विपमेंट्स गेट डैमेज्ड वेरी ऑफन इन समर, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही आ जाएगा। और इसीलिए जो 89वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 90 नंबर। और देखिए कि 90 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। ये आपको मैंने किसी दिन आर्टिकल की चर्चा में बताया था कि इन द केस ऑफ पर्टिकुलराइजेशन, जब मुझे किसी चीज को पर्टिकुलर करना हो, विशेषीकृत इंफॉर्मेशन देना हो जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, जब यहां कह रहा है मेनी ऑफ लेटर्स, तो ये पर्टिकुलर नहीं है, और इसीलिए लेटर्स के पहले जो द लगा हुआ है उसे हम हटा देंगे और बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और इस लिहाजा इसका जो आंसर हो जाएगा 90 नंबर का वो हो जाएगा बी। हमने यहां पर क्या किया? आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, इसकी मैंने चर्चा की थी, एक बार सुन लीजिए। पहला होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। मैंने उसको दूसरे तरीके से बताया था, पहला होता है अननोन और दूसरा होता है नोन। मतलब है कि जिस चीज के बारे में हम जानते हैं, इंफॉर्मेशन है, तो हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, और जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब हम पहली बार कहते हैं तो कहते हैं देयर वॉज अ किंग, और दूसरे लाइन में कहते हैं द किंग वॉज फेमस, क्योंकि हमने पहले लाइन में जो किंग है उसको हम एक अजनबी की तरह उसको पहले स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब हम उसी राजा की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम कहते हैं द किंग वॉज फेमस। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या करेंगे। 90 नंबर में जो बी नंबर ऑप्शन में लेटर्स के पहले द लगा हुआ है उसको हम वहां से हटा देंगे, और इसीलिए जो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए 91 नंबर सवाल। मैं यहां पर आप सबसे ये बात जरूर कहूंगा कि मुझे लिख करके जरूर सूचित करिए कि किन किन लोगों का ये सही हुआ और मेरे अकॉर्डिंग सही हुआ, मतलब जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं वो आपके दिमाग में भी आया था। देखिए क्या कह रहा है कि सिंस आई हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी इयर्स द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉक्ड। अब यहां पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉक्ड। अब यहां पर क्या यह सही है? आपके मन में आएगा कि सर हम इसे अगर कंफर्टेबली कर दें तो ये वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर देगा, और इस तरीके से अगर आपने सोचा है तो आपका आंसर तो सही हो गया बट एक्सप्लेनेशन गड़बड़ हो गया। और मैं ये जानना चाहता हूं कि किन किन लोगों ने इस तरीके से सोच करके इसको सॉल्व किया है। अब जरा देखिए कि हम इसको तोड़ लेते हैं कि सबसे पहला लाइन जो इस दोनों से बनेगा, तोड़ने का मतलब है इसको यहां से हटा दीजिए, इससे जो पहला लाइन आएगा वो आएगा विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल, है ना, पहला लाइन आएगा। और दूसरा आएगा इसी से विलेजर्स वर टॉकिंग
या टॉक्ड, क्या लगाएंगे? अब आप ही खुद सोचिए कि यहां हम टॉकिंग लगाएं या टॉक्ड लगाएं, क्या लगाएंगे? तो चूंकि विलेजर्स मेरा सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या कह रहा है, सवाल को ठीक ढंग से अगर आप समझेंगे तो यह बात समझ में आएगी कि हमने इस सेंटेंस को जब दो हिस्से में तोड़ा तो मुझे समझ में आया कि वर्ड यहां लगा हुआ है एंड विलेजर्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए वहां पर टॉकिंग होना चाहिए कि सिंस आई हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी इयर्स द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल एंड were talking to me। अब चूंकि यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब से मेरा काम चल रहा है, इसलिए हमने दोबारा उसको नहीं लिखा एंड लगा करके, सीधा कंफर्टेबल के बाद हम टॉकिंग का यूज करेंगे और तब जाकर के ये मेरा सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम इसमें क्या करेंगे, टॉक्ड को चेंज कर देंगे टॉकिंग में। चलिए आइए अब हम आज के सेशन का अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 92। और इस सवाल को मैं कोई भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स या कुछ भी ऐसा ग्रामर की बात कह करके आपको उलझाऊंगा नहीं। आप मुझे यह बताइए कि आपने क्या सुना है। आपने बाय द एंडिंग सुना है, ऑफ द ईयर भी लगा लीजिए, या आपने सुना है बाय द एंड ऑफ द ईयर। देखिए ये ध्यान रखने की बात है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं आपको वो समझ में आते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं बाय द एंड, ना कि बाय द एंडिंग। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि वी हैव बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ओपन 50 न्यू स्टोर्स बाय द एंडिंग। और स्पष्ट दिख रहा है कि इस तरह का एक्सप्रेशन यूज नहीं किया जाता है, ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एंडिंग में से आईएनजी हटा देंगे और इसीलिए जो 92 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ध्यान रखना है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन बोलचाल में यूज किया जाता है कि इस महीने की समाप्ति तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो बिल्कुल बनेगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 93। इस सवाल में कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज, चूंकि हैज हैव लगा हुआ है तो हम ये चेक कर लेंगे साथ में ही कि पीछे आगे जो है उसके वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है या नहीं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी क्रिएटिव स्कीम्स, अब चूंकि मेनी लगा हुआ है उसके साथ प्लूरल होता है तो स्कीम्स लगा हुआ है, टू मेक, 2+V1 लगता है, बिल्कुल सही है। बैंकिंग सर्विसेज, ये जो सर्विसेज है ये नाउन है, पीछे जो बैंकिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी ठीक है। अवेलेबल टू एवरीवन, और यहां पर जो भी सेक्शन है ए बी सी डी, सबके सब का जो ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस है वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए जो 93 का आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अब ये ध्यान रहता होगा कि भाई हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें यह भी होता है कि सवाल का कोई भी हिस्सा गलत नहीं है। आप इसकी आदत डालेंगे, अपने आप पर भरोसा करेंगे तो ये भी जरूर आप मार्क कर पाएंगे। तो 93 का जो है हो गया ई। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 94 नंबर। कह रहा है द कंपनी इज, अब यहां पर यही मार्क करने वाला है, क्या लिखा हुआ है, कंपनी इज, और इसका जो सीधा सीधा मतलब आया कि यह है सिंगुलर। और मैं इससे पहले कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं कि हम जिस प्रकार का सब्जेक्ट रखते हैं उसका जब हम हेल्पर प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसी प्रकार का यूज करते हैं। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जब प्रोनाउन हेल्पर यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन भी है, तो उसका जो हेल्पर होगा वो सिंगुलर ही होगा। अब जरा पढ़िए कि द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन। अब देखिए दोबारा फिर जो है कुछ आगे लिखने के बाद फिर लिखा है एंड हैज, तो फिर से ये जो है इसको साबित कर दिया भाई। अब वैसे भी कंपनी जो है वो बोलचाल में, देखिए यहां पर भी हैज लगा हुआ है, तो दो जगह ये साबित हो गया कि ये मेरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। और आगे कह रहा है कि अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज, यहां देयर नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, देयर का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं और इट्स का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं, तो इसलिए यहां पर देयर को हटाएंगे और इट्स का प्रयोग करेंगे, और तब जो 94 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए अगर हम किसी हेल्पर प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं
तो वो प्लूरल होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसमें कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का हमने प्रयोग किया है, तो उसके लिए जब हम हेल्पर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो भी सिंगुलर होगा। और यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है कंपनी सिंगुलर है, दो बार चर्चा हुई है इज और हैज, और इसीलिए यहां पर देयर का प्रयोग गलत है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 95 नंबर 95 कह रहा है कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी अ वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अब कह रहा है दिस इज, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब दूसरा हिस्सा देखिए, पहले हिस्से में ठीक लग रहा है कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी अ वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही है, इस जगह तक ये ठीक लगता है। लेकिन फिर जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो आगे कह रहा है एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब क्या कह रहा है कि हैव मेड, मतलब है कि इससे प्रॉफिट पहले कमाए हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल गलत है। मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया है कि दिस हैज टर्न्ड नॉट इज। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रोजेक्ट जो है क्या कह रहा है, वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, ये हो चुका है। और क्यों ऐसा हमने समझा, क्योंकि अगले हिस्से में कह रहा है कि हमने इससे बहुत लाभ कमाया है, तो पहले वो हो चुका है और इसीलिए लाभ कमाया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर इज को चेंज कर देंगे हैज से कि दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आगे जो है वो ये कह रहा है कि हमने इससे बहुत सारा लाभ कमाया है, तो पहले सक्सेसफुल हुआ तब तो लाभ आया। इसीलिए यहां पर हम इज को हटा करके हैज करेंगे और इसीलिए जो 95 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए पहली बार में अगर आप पढ़ेंगे तो पहला हिस्सा ठीक ही लगता है कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। यहां तक ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं लगता है। लेकिन जब अगले हिस्से को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरे यार, जब इससे बहुत सारा लाभ कमाया है दैट मीन्स कि वो भी तो सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए हमने इज को वहां पर हैज किया। चलिए ये सब ध्यान रखना चाहिए, सावधानी से सवाल को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें क्या बात है, और पूरे हिस्से को जरूर पढ़ना चाहिए। ज्यादा नहीं, 4-5-10 सेकंड ज्यादा लगेगा अगर आप एफिशिएंट रीडर है, अच्छे से पढ़ पाते हैं। और अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो एरर स्पॉटिंग तो कठिनाई बड़ी होगी आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 96 नंबर कह रहा है अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू अ बैंक, नॉट सिमिलरली। यहां पर सिमिलरली का प्रयोग गलत है, यह सिमिलरली नहीं होगा, यहां होगा सिमिलर। इसका मतलब होता है के जैसा, बराबर के जैसा। जब हम बराबर का सेंस देना चाहते हैं, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये एक एडवर्ब की तरह यूज होता है। हमारे सेंटेंस का जो संदर्भ है वहां पर सिमिलरली का बिल्कुल भी सही यूज नहीं है। क्या हो जाएगा, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली, यहां पर बिल्कुल नहीं होगा, सिमिलर टू अ बैंक, मतलब है बैंक जैसा है, बट इट कांट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर्स, मतलब उसी के जैसा है बट ये चेक बुक इशू नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, 96 का हो जाएगा बी। हम यहां पर क्या करेंगे, आसानी से सिमिलरली को हटा करके सिमिलर में चेंज कर देंगे और मेरा सेंटेंस बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 97 नंबर सवाल कह रहा है एंशिएंट artifacts are a part of global heritage and should not be sold to the highest bidder। बिल्कुल सही है, इसमें जो भी हिस्सा लिखा हुआ है कि ancient artifacts are a part of global heritage, बिल्कुल यहां तक सही है। and should not be sold, और नहीं बेचा जाना चाहिए, बिल्कुल यहां पर जो है उसको बेचने वाला कोई सब्जेक्ट होगा, और चूंकि ancient artifacts उसको बेचना है, उसको बिकना है, this one is object, तो उसके हिसाब से लिखा है should not be sold, और इसीलिए इसका जो सारा हिस्सा है A, B, C और D सबका सब सही है। इसीलिए जो इसका आंसर है 97 का वो हो जाएगा E, नो एरर। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 98 नंबर, इसी के नीचे करा दे। कह रहा है मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, मोस्ट पीपल लाइक,
सबसे पहले देखिए यहां प्रेजेंट है ना, लाइक। आगे कह रहा है हार्ड वर्क बट ही सीम्ड, बिल्कुल नहीं होगा, सीम्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, लाइक दिस वन इज V1, यहां जब हम V2 लगाएंगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। और एंड और बट लगभग एक ही जैसा कंजंक्शन है, वो दोनों तरफ जो है एक ही प्रकार के शब्दों को, मतलब कैटेगरी वाइज। ऐसे बट जो है वो कंट्रास्ट को एक्सप्रेस करता है, मतलब एक तरफ उल्टा और एक तरफ, मतलब जो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं उसको हम ऐड करते हैं, बट उसकी जो कैटेगरी होती है वो एक ही तरह की होती है। तो यहां पर जो सिंपल है कि ये V1 यहां पर हमने लगाया है, कह रहा है लाइक, तो बट ही सीम्ड नहीं होगा जब ही के साथ हम लगाएंगे। यहां जो लगा हुआ था पहले से सीम्ड, वो V2 था, इसको जब चेंज करेंगे तो हम लगाएंगे सीम्स और वो होगा V5। और इसलिए जो 98 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो बिल्कुल वो लिखा हुआ है प्रेजेंट में। कह रहा है कि मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क बट ही सीम्स टू हैव एन एग्जॉस्टिव सप्लाई ऑफ एनर्जी, और बिल्कुल तब ये सही हो जाएगा। और इसलिए जो 98 का आंसर है वो हो गया C। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 99 नंबर। और ये बड़ा ही जो है कॉमन सा सवाल हो गया है, क्योंकि मैंने कई बार इसकी चर्चा की है। सवाल में क्या कह रहा है कि नन ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए कि मैंने ऑफ के प्रयोग को दो तरीके से बताया है। एक बताया है रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं, तो मैंने उसमें सिंगुलर प्लूरल कैटेगराइज नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि कहां पर सिंगुलर यूज करते हैं और कहां पर प्लूरल यूज करते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि सिलेक्शन के लिए जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो मैंने ये कहा कि ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा से प्लूरल होगा। और यहां पर ये सिंगुलर है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इस जगह पर क्या करेंगे हम प्रयोग? स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे, और तब जाकर के ये सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। कई बार कई सारे सेट में इसकी चर्चा हुई है कि जब हम ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए करते हैं तो उसके बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है। और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको याद भी होगी। इसीलिए जो 99 नंबर का जो सवाल का आंसर हो गया वो हो गया ए। इसमें पॉइंट क्या है, ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि ऑफ का प्रयोग अगर सिलेक्शन के लिए किया गया है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा। यहां पर हम स्टूडेंट में एस ऐड करेंगे, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। और अब ये हो गया 300वां। और एक छोटी सी बात कि इस सवाल में एक छोटा सा सुधार है कि जो लिखा हुआ है टू बी अ काइंड, उसको लिखना है टू बी अ किंग, नॉट काइंड। इसको सुधार लीजिएगा, टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन। अब देखिए ये जो क्राउन है ना, ये पर्टिकुलराइज है, और इसीलिए यहां पर जो ए का प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल गलत है। द का प्रयोग हम पर्टिकुलराइज के सेंस में करते हैं, यानी डिफरेंट का सेंस दिलाने के लिए जो है, और वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं, द क्राउन, नॉट अ क्राउन। तो यहां क्या हो जाएगा कि टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन आर मोर ग्लैमरस टू सी देन टू वेयर। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो इसका 300 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हम इसमें क्या करेंगे, चूंकि मेरा जो टर्म है क्राउन वो डेफिनेट है और उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ए को हटा करके हम वहां पर द का प्रयोग करेंगे। चलिए अब फिर गिनती 1 से शुरू होगी। 301वां सवाल देखा जाए। पहला कह रहा है कि अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच, और आपको पता ही है कि हु का प्रयोग हम करते हैं फॉर पर्सन, विच फॉर नॉन लिविंग, है ना, ये आपको याद होना चाहिए ये सब। और दैट बोथ के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहां पर विच का प्रयोग बिल्कुल गलत है कि अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, और इसीलिए जो 301 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम इसमें क्या करेंगे, विच को हु से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन है, अशोक की बात की जा रही है और उसी के इंफॉर्मेशन को बढ़ाया गया है, इसलिए हम विच को हटाकर वहां पर हु का प्रयोग करेंगे, और इसलिए जो 301 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 302
कह रहा है कि इन इमर्जिंग इकोनॉमीज द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स। देखिए, जो गौर करने वाली बात होती है मैं उस पर आपकी नजर जरूर डलवाता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है? रिमेन्स, दैट मीन्स V5। क्या है? रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड एंड दस, यहां जो वीकेंड लिखा हुआ है ये एक वर्ब है और वो भी पहला फॉर्म। इसका मतलब होता है कमजोर बना देना। तो चूंकि यहां हमने V5 प्रयोग किया है तो यहां पर भी V5 होगा, क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट है। इन इमर्जिंग इकोनॉमीज द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड एंड दस वीकेंस पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और इसीलिए जो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 302 का, वो हो जाएगा डी। चूंकि मेरे सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट को यहां पर रख करके लिखा गया है कि प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स, और इसीलिए यहां पर हो जाएगा वीकेंड्स, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए, इस सेशन का आखिरी सवाल 303 नंबर क्या कह रहा है कि द रिसेंट इलेक्शन कैंपेन हैज वन ऑफ द मोस्ट नॉइजिएस्ट कैंपेन्स। अब देखिए, ऑफ के बाद कैंपेन्स लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मोस्ट और नॉइजिएस्ट ये दो एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। नॉइजिएस्ट हम जब आएंगे डिग्री में तो बताएंगे जो एक लेवल का होता है उसके लिए हम EREST लगाते हैं, एक से ज्यादा के लिए मोर और मोस्ट। यहां पर हम दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, यहां से मुझे मोस्ट को हटाना होगा। मोस्ट टॉलेस्ट नहीं कह सकते, सिर्फ टॉलेस्ट। मोस्ट ब्यूटीफुल, जब हम आगे EST लगा रहे हैं तो पीछे मोस्ट लगाना बिल्कुल गलत है, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम यहां पर क्या करेंगे? मोस्ट को नॉइजिएस्ट से पहले हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे क्योंकि एक लेवल के लिए जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो ER लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं तो EST लगाते हैं। मोर या मोस्ट दोनों EREST के साथ नहीं लगाते हैं, गलत हो जाएगा। तो यहां से हम मोस्ट को हटा देंगे और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसलिए 303 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं कि इस सेट में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी शंका है तो आप नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। साथ ही अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक भी जरूर लिखिएगा। यहां पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपनी गलतियों को कंपेयर करके नहीं देखेंगे कि आपने क्या सोचा और क्या सोचना चाहिए था, तो आप में वो एक क्षमता विकसित नहीं होगी जो कि किसी भी सेंटेंस का एरर डिटेक्ट कर पाए। बहरहाल, उम्मीद करता हूं कि यह सेट बनाते समय आपको काफी मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, आपको पता ही है हर एक एपिसोड की तरह इस एपिसोड के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से डाउनलोड करिए, बना करके तैयार रहिए। क्रम में वहां पर पहुंचेंगे उसका भी सॉल्यूशन लेकर के जरूर उपस्थित होंगे। अब समय है यहां से विदा लेने का। घर में रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।